Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 5 हेल्थ एंड वेलबींग लेसन 18 मेंटल डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to study section 18.3 types of mental disorders. While coping with the demands of stressors, the individual generally follows problem focused or emotion focused coping strategies. In problem focused coping, the individual uses his or her intellectual resources to deal with stressful situation and often reach an effective solution. In the case of emotion-focused coping, the individual displays emotional behavior in dealing with the stressful situation. Example, crying. However, if the individual fails to deal with stressors, he or she may turn to defense-oriented coping strategies, which, if repeated very frequently, can create various kinds of mental disorders. Defense-oriented behavior does not deal with the situation but uses methods to justify own actions. जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनके लाइफ में दो टाइप्स के हम लोग उनके लाइफ में दो मेन टाइप्स के स्ट्रेसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम फोकस्ड एंड द सेकंड वन इज इमोशन फोकस्ड। ठीक है, इनके पास ये कोपिंग स्ट्रेटजीज होता है। अगर उनके लाइफ में प्रॉब्लम फोकस्ड आता है तो वो क्या करते हैं इंडिविजुअल, वो अपने इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को डील करते हैं, एक इफेक्टिव सॉल्यूशन लास्ट में निकाल लेते हैं, उस चीज़ से वो बच जाते हैं। और जब इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजीज जब उनको यूज़ करना होता है तो इसमें क्या होता है कि वो अपना इमोशनल बिहेवियर दिखाते हैं उस चीज़ से डील करने के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। जैसे कि अगर उनको कोई इमोशनली स्ट्रेस है तो वो रो सकते हैं, ठीक है, क्राई कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स को डील करने में फेल हो जाता है तो क्या होगा, वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, डिफेंस ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रैटेजीज में। अगर ये चीज़ बार बार रिपीट होता है तो वो जो इंडिविजुअल है उससे मेंटल डिसऑर्डर्स होना तय है। ये जो डिफेंस ओरिएंटेड बिहेवियर है ये क्या करता है, जब सिचुएशन आता है स्ट्रेस का तो जो भी उस टाइम एक इंडिविजुअल अपने एक्शंस को करता है तो उस चीज़ को वो जस्टिफाई करता है कि मैंने आखिर इस सिचुएशन में ऐसे एक्शन को क्यों करा। ठीक है, like physical ailments, there are various types of mental disorders. The list of this disorder ranges from minor anxiety to severe kinds of disorders such as schizophrenia. Diagnostic and Statistical Manual (DSM) of Mental Disorders published by American Psychiatric Association mentions various types of mental disorders. The branch of psychology which deals with disorders is called abnormal psychology. तो जैसे हम लोगों के शरीर में बहुत टाइप्स के अलग अलग बीमारियां हो जाती है, वैसे हमें भी मेंटली अलग अलग काइंड्स के मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और इसका जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट है, माइनर एंग्जाइटी से सीवियर काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स जैसे कि सिजोफ्रेनिया। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जिसे DSM भी बोला जाता है, ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर्स है जिसके बारे में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिश करा था, जिसमें ये बताया गया कि इसमें बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स है। साइकोलॉजी का वो ब्रांच जो इस टाइप के डिसऑर्डर को डील करता है उसे बोला जाता है क्या, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। Disorders of childhood. It may be quite surprising to you that children can also develop some psychological disorders. DSM-4TR deals with various kinds of childhood disorders, usually first diagnosed during infancy, childhood or adolescence. Some of them are attention deficit hyperactive disorder (ADHD), where the child has problems in paying attention or is extremely overactive, and autistic disorder are where the child is withdrawn, does not smile and has delayed language development. तो आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि जो बच्चे हैं उनको भी कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाता है, जैसे कि DSM-4TR। ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स है, इसे हम लोग पहले कब डायग्नोस करते हैं, या तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस के टाइम में। इसमें क्या होता है इस डिसऑर्डर में कि जो बच्चे होते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर,
इसमें जो बच्चे होते हैं वो किसी बात पे ध्यान नहीं दे पाते, वो अटेंशन पे नहीं कर सकते या फिर कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हो जाते हैं। और जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो विड्रॉन कर लेते हैं, स्माइल नहीं करते एंड उनके अंदर बहुत ही स्लोली लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। मीन्स वो जो भाषा जो उनको सीखना होता है ना, बच्चे तो खुद से भाषा सीख जाते हैं उन अपने इन्वायरमेंट से, लेकिन ऐसे जो बच्चे जिनके पास ये डिजीज़ होता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है कि बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे होता है, ठीक है, स्लोली। सेक्शन बी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. You might have experienced fear and apprehension in your life. However, if somebody persistently becomes fearful, apprehensive, and anxious without any appropriate reason, you may call this person as having anxiety disorders. There are different kinds of anxiety disorders in which the feeling of anxiety manifests in different forms. Some of these disorders are phobia or extreme and irrational fear of something, and obsessive compulsive disorder where the person has repetitive thoughts or has to do action repeatedly. तो आपको अपने लाइफ में कभी ना कभी फियर और एप्रीहेंशन ज़रूर फील हुआ होगा। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो इस चीज़ को हमेशा किसी न किसी चीज़ से वो डर जाता हो, एप्रीहेंसिव हो जाता हो या किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो जाता होगा बिना किसी एप्रोप्रिएट रीज़न के, तो इस पर्सन को क्या हो गया है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। यहाँ पे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के भी अलग अलग प्रकार है, जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं कि कुछ ये जो डिसऑर्डर्स है उसमें फोबिया और एक्सट्रीम और इरेशनल फियर होता है, मीन्स किसी चीज़ से अचानक से डर जाना, ठीक है। जैसे कि एक जो पर्सन है उसमें रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, मतलब कि अगर वो कुछ कर रहा होता है तो उसे लगता है कि मैंने ये चीज़ पहले भी कर चुका है, या फिर उसका जो एक्शन होता है वो रिपीटेडली होता है, मीन्स जो भी वो चीज़ कर रहा होता है उस चीज़ को वो दोबारा फिर से रिपीट कर रहा होता है। Now section C, mood disorders. The person who suffers from a mood disorder experiences these emotions for a long period of time in a restricted way, remains fixed at one emotion or fluctuates on the ranges of this emotion. For example, a person can be sad for days together, or he or she can be sad one day and happy the other day regardless of the situation. Thus, depending on the behavioral symptoms of the person, mood disorders are of two types, depression and bipolar disorder. We will now try to understand the meaning and symptoms of these two disorders. एक जो पर्सन है वो मूड डिसऑर्डर को भी एक्सपीरियंसेस करता है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इमोशन से एक लंबे टाइम तक, ठीक है। और ये फिक्स्ड होता है, ये जो इमोशंस होता है ना फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक जो बंदा है वो दुखी रह सकता है, कब तक, एक दिन तक पूरे, और अगले ही दिन बिना रीज़न के, बिना किसी सिचुएशन के वो खुश हो जाता है। ये जो है वो बिहेवियरल सिम्टम्स है मूड डिसऑर्डर्स का। इसको हम लोग ने दो काइंड में डिवाइड करा है, फर्स्ट वन इज डिप्रेशन एंड द सेकेंड वन इज बाइपोलर डिसऑर्डर। अब हम लोग इन दोनों के सिम्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे। डिप्रेशन इज अ मेंटल स्टेट characterized by sadness, loss of interest and pleasure in routine activities, disturbances in sleep or loss of sleep, poor appetite, weight loss or increased appetite, weight gain, being lethargic, feeling of guilt, worthlessness, helplessness and hopelessness, difficulty in concentration and negative thinking about self and others. If a person has this feeling for at least 2 weeks, he or she may be called a depressive person, and for his or her treatment, immediate clinical intervention is required. Bipolar disorder is characterized by alternating phases of depression and excitement or mania. तो डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है, जिसे हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वो जो बंदा है वो दुखी है, उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर जो डेली का रूटीन एक्टिविटीज़ है वो उसको करने में खुश नहीं है, उसका जो नींद है वो अच्छे से पूरा नहीं हो रहा है, या फिर उसकी जो नींद है पूरी तरह से भाग चुकी है, उसका पुअर एपेटाइट मीन्स उसका जो है वो वेट लॉस होता जा रहा है, या फिर इंक्रीज्ड एपेटाइट मीन्स उसको दिन प्रतिदिन उसके वजन बढ़ते जा रहे हैं, बीइंग लेथार्जिक, उसको हमेशा गिल्ट फीलिंग होता रहता है, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस मीन्स उसको लगे कि कोई उसका हेल्प करने वाला नहीं है, होपलेसनेस मतलब कि उसकी किसी भी चीज़ से उम्मीद नहीं रहती है, वो किसी बात पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, हमेशा उसका नेगेटिव थिंकिंग आता रहता है खुद के बारे में और दूसरों के बारे में भी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये फीलिंग लगातार 2 या 2 से अधिक सप्ताह तक आती रहती है, तो हम लोग उस बंदे को क्या बोल सकते हैं कि एक डिप्रेसिव पर्सन है, ठीक है। और उसकी ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक जो भी एक क्लिनिक है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, वहीं पे हम लोग ले जाकर को उसका ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट करवा देना चाहिए।
ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये अल्टरनेटिंग फेजेस ऑफ डिप्रेशन है, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट किसी बात को लेकर आ जाता है या फिर किसी भी बात को लेकर के मेनिया या फिर फोबिया, जिसे हम लोग डर बोलते हैं। सेक्शन डी, psychosomatic and somatoform disorders, diseases which are very common nowadays such as high or low blood pressure, diabetes, hypertension are physical illness, but these are due to psychological causes like stress and anxiety. Hence, psychosomatic disorders are those psychological problems which have physical symptoms but psychological causes. In the term psychosomatic, the meaning of psyche is mind and of somatic is body. Contrary to this, somatoform disorders are those disorders which are characterized by physical symptoms that do not have any known identifiable biological causes. For example, a person may complain for stomach pain, but for this stomach pain, there is no problem with the particular organ, stomach of the body. तो हम लोग देखते कि आजकल ये जो बीमारियां हैं जैसे कि लो बीपी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब फिजिकल इलनेस है और ये आज के दिन में कॉमन है, लेकिन इसका जो डायरेक्ट जो रिलेशन है वो साइकोलॉजिकल कॉजेज से है। जैसे कि अगर आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आप गुजर रहे हो, आप परेशान हो, तो आपको ये जो बीमारियां हैं वो कॉमनली हो ही जाएंगी। इसलिए जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है वो ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिसमें जो फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन इसके जो कारण होते हैं वो साइकोलॉजिकल माइंड से जुड़े हुए होते हैं। तो हम लोग साइकोसोमैटिक का मीनिंग अगर समझने की कोशिश करें तो साइकी मीन्स होता है हमारा माइंड, दिमाग, और सोमैटिक मतलब बॉडी। और अगर हम लोग सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम लोग देखेंगे कि ये फिजिकल सिम्टम्स इसमें दिखाता है, लेकिन ये हम लोगों के लिए क्या होता है कि हम लोग इसको जान नहीं पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बायोलॉजिकल कॉजेज से। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आदमी है, ठीक है, उसने बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसका एक बहुत ही ज़्यादा गहराई से जाके इन्वेस्टिगेशन किया गया कि क्यों उसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कारण नहीं निकल के आता कि उसके पेट में दर्द हो रहा है किस वजह से, ठीक है। Section E, Dissociative Disorders. You must have seen many movies in which the hero of the movie after a traumatic event is unable to recall his previous identity, the past events and the people around him. In clinical psychology, such kind of problems are called dissociative disorders, in which the personality of the individual becomes dissociated or separated from the rest of the world. आपने बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि जो उस मूवी का जो हीरो है एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद खुद के प्रीवियस आइडेंटिटी को वो रिकॉल नहीं कर पाता, उसमें वो सक्षम नहीं हो पाता, या फिर जो भी पास्ट इवेंट्स होते हैं या फिर जो लोग होते हैं उसके चारों तरफ उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या बोलेंगे? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, जिसमें एक जो इंडिविजुअल है वो डिसोसिएट या सेपरेट हो जाता है पूरी वर्ल्ड से। One of the categories of dissociative disorder is dissociative amnesia, in which the person is unable to recall important personal information, usually after some stressful episode. The other category is dissociative fugue, in which apart from the memory loss, the person also assumes a new identity. Another is depersonalization disorder, in which the person suddenly feels changed or different in a strange way. The person feels that he has left his body or his movement have suddenly become mechanical or dreamlike. However, the most serious dissociative disorder is multiple personality disorder or dissociative identity disorder, in which several distinct personalities emerge in the same individual at different time. तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का एक जो कैटेगरी है वो क्या है? डिसोसिएटिव एमनेसिया। इसमें जो पर्सन होता है वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाता है, ठीक है, उसे याद नहीं रहता जब उसे कोई स्ट्रेसफुल एपिसोड से वो जब सफ़र कर रहा होता है। इसका दूसरा कैटेगरी क्या है? डिसोसिएटिव फ्यूग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बंदा है उसका मेमोरी लॉस हो जाता है और वो अपना एक न्यू आइडेंटिटी खुद से एज्यूम कर लेता है कि अब वो जो पुराना आइडेंटिटी था वो उसको भूल जाता है और खुद से एक न्यू आइडेंटिटी अपना क्रिएट कर लेता है। एक और इसका कैटेगरी है डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें जो पर्सन होता है ना वो सडनली खुद में क्या महसूस करता है कि उसने सब कुछ अपने आप में उसका चेंज हो चुका है और वो एक स्ट्रेंज वे में रिएक्ट करता है, ठीक है। वो क्या फील करता है कि उसने अपनी बॉडी को लेफ्ट कर दिया है, उसका जो मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है? मैकेनिकल और ड्रीम लाइक। जैसे सपनों में मूवमेंट होता है वैसा उसका रियल लाइफ में हो रहा होता है।
एंड जो मोस्ट सीरियस डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है वो क्या है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि एक जो बंदा है उसमें ना डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी इमर्ज होते रहते हैं सेम इंडिविजुअल में डिफरेंट टाइम में, जैसे कि जो लोग उससे जुड़े हुए या फिर जो चीज़ वो देखता है सोचता है उसके अंदर से अलग अलग टाइम में अलग अलग पर्सनैलिटीज इमर्ज होकर के बाहर आते हैं और उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले कर रहा होता है। सेक्शन एफ, schizophrenia and other psychotic disorders. You may have seen some individuals on roadside in very dirty clothes, eating the unhygienic food, spill over around the garbage, and talking and behaving strangely. They have very poor orientation about person, place, and time. We often call them mad, insane, or so on. However, in the language of clinical psychology, they are called schizophrenics. Schizophrenia is a psychological disorder characterized by disturbances in thought, emotion, and behavior. Schizophrenics have incoherent thinking, faulty perception, disturbances in motor activity, and flat or inappropriate emotions. They withdraw from people and reality, often into a fantasy world of delusions and hallucinations. तो आप लोगों ने कुछ इंडिविजुअल्स को रोड साइड में देखा होगा जो बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए होते हैं, अनहाइजीनिक फूड खा रहे होते हैं और पूरा जो गार्बेज के ऊपर लेटे रहते हैं, ठीक है, या फिर उनका जो टॉकिंग करने का, बात करने का या बिहेव करने का जो तरीका होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होता है। ऐसे जो पुअर होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पुअर ओरिएंटेड पर्सन है, उनका जो प्लेस और टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। हम लोग उनको क्या बोलते हैं, हम लोग उनको ऐसे ही मैड या इंजेंसन की बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी की लैंग्वेज में देखें तो हम लोग वो लोग जो है वो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, सीजोफ्रेनिक्स। सीजोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें अगर जो बंदा होता है उसका थॉट डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशंस और बिहेवियर को पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है किसी वजह से। ये जो सीजोफ्रेनिक्स होते हैं इनका जो बात करने का तरीका होता है, इनका सोचने का जो तरीका होता है, इनका जो मोटर एक्टिविटी होता है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लैट हो जाता है या फिर इनअप्रोप्रिएट इमोशंस इनमें आते हैं। ये वास्तविक दुनिया से, वास्तविक लोगों से इनका कटाव हो जाता है, मतलब कि उनसे विड्रॉ कर लेते हैं और इनका खुद का एक नया दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, अपना फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है, जैसे हम लोग डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस बोलेंगे। और ये जो वर्ल्ड है सिर्फ इन्हीं को दिखेगा या फिर ये जो वर्ल्ड की बातें है सिर्फ यही जान पाएंगे, हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। Hallucination is characterized by false sensory perceptions in the form of seeing something which is physically not there, hearing some voices that are actually not there. Delusions are false beliefs about reality. Such beliefs distort their relationship with others. Schizophrenia is of many types such as catatonic schizophrenia. अब क्या है कि hallucination क्या है, ये false sensory perceptions है। कैसे, तो ये जो बंदे होते हैं जो हेलुसिनेशन करते हैं, इनको हेलुसिनेशन में क्या दिखता है, ऐसे चीज़ों को वो फिजिकली देखते हैं जो कि रियलिटी में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर वो कुछ ऐसे वॉइसेस को सुनते हैं जो एक्चुअली में वो वॉइसेस वहाँ पे नहीं हो रहा होता है। डिल्यूजन्स क्या है, ये फॉल्स बिलीफ से रियलिटी के बारे में, ऐसा बिलीफ जो कि रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग होता है। और जो सीजोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक है यहाँ पे कैटाटॉनिक सीजोफ्रेनिया। Section G, personality disorders. Personality disorders have their roots in early childhood when some children develop inflexible and maladaptive patterns of thinking and behaving. This takes the form of different kinds of personality disorders ranging from harmless avoidant ones to cold-blooded serial killers. The range of personality disorders has been classified in 3 clusters. The first cluster is characterized by odd or eccentric behavior, anxiety, and apprehension is the characteristic feature of second cluster, and the third cluster is characterized by dramatic, emotional, or erratic behavior. Under the first cluster, paranoid, schizoid, and schizotypal personality disorders are included. In the second cluster, dependent, avoidant, and obsessive personality disorders are described. Antisocial, borderline, histrionic, and narcissistic personality disorders constitute the third cluster. नाउ जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है इनके जो रूट्स होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में ही डेवलप करने शुरू हो जाते हैं कुछ बच्चों में, और ये इनफ्लेक्सिबल और माल एडेप्टिव पैटर्न्स होता है थिंकिंग और बिहेवियर का।
इसमें क्या देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं इनमें क्या होता है, इनका जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होता है वो हार्मलेस भी होता है, मतलब कि वो कोई हार्म नहीं करता है, या फिर ये क्या करते हैं कि ऐसे बन जाते हैं कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर्स, मीन्स वो किसी का भी आराम से हत्या करके निकल जाता है और उनको वो चीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, ये बिकॉज ये क्यों होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। ठीक है, ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होता है इसे 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लस्टर में क्या है, ऑड और इसेंट्रिक बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, एंग्जाइटी एंड एप्रीहेंशन। ठीक है, सेकेंड क्लस्टर में क्या होता है, जो फर्स्ट वन में है वही सेकंड वन में है। अंदर थर्ड क्लस्टर में क्या है, ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर होता है वो ड्रामेटिक होता है, पूरी तरह से ये ड्रामेबाज होते हैं, और इरेटिक और इमोशनल होते हैं। फर्स्ट क्लस्टर में पैरानॉइड, सिजोइड और सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड है। सेकंड क्लस्टर में डिपेंडेंट होते हैं, अवॉइडेंट होते हैं, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होता है। ठीक है, एंड द थर्ड क्लस्टर में क्या होता है, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रॉनिक एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये सब मिलाकर थर्ड क्लस्टर को कंस्टिट्यूट करते हैं। नाउ हियर इज योर टेक्स्ट क्वेश्चंस 18.3, ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.